प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हम विलयन इकाई के अंतर्गत क्वथनांक में उन्नयन और संबंधित गणना किए थे। आज के इस वीडियो में हम हिमांक अवनमन, जो कि एक प्रमुख और संख्य गुणधर्म है, का अध्ययन करने वाले हैं। आज हम हिमांक अवनमन में आगे बढ़ने से पहले ये देखते हैं कि हिमांक क्या है। यह आपका फ्रीजिंग पॉइंट, इंडिकेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक अवनमन, और इससे पहले हिमांक क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक से अर्थ है किसी द्रव या विलायक के लिए वह निश्चितता जिस पर वह ठोस में परिवर्तित होता है, अथवा वह ताप जिस पर द्रव और ठोस गतिक रूप में साम्य में उपस्थित होते हैं, अथवा वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। तो यदि इसे लिखित में लें तो वह निश्चितता हिमांक, वह निश्चित ताप जिस पर द्रव या विलायक का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। दूसरे शब्दों में हिमांक वह बिंदु है जिसमें द्रव यानी लिक्विड और ठोस साम्य अवस्था में या गतिक रूप में साम्य पाए जाते हैं। गतिक साम्य, और इस साम्य अवस्था में ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और इस स्थिति में द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। दूसरे शब्दों में द्रव यानी विलायक और ठोस के बीच गतिज साम्य उपस्थित होता है। यदि इसे हम प्रायोगिक में देखें तो राउस महोदय ने इसका विस्तृत प्रायोगिक अध्ययन किया है, और मात्रात्मक रूप में अध्ययन के उपरांत ये निष्कर्ष निकाला है कि हिमांक में अवनमन होता है। जहाँ क्वथनांक में उन्नयन होता है, वहीं हिमांक में अवनमन होता है। यानी यदि किसी द्रव या विलायक में कोई ठोस जो अवाष्पशील है उसको मिलाया जाता है, तो उस स्थिति में उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। दूसरे शब्दों में हिमांक कम हो जाता है, और इस तरह से हिमांक में अवनमन होता है, वाष्प दाब में अवनमन होता है। तो जैसा कि ग्राफ में आप देख सकते हैं, यदि ये वेपर प्रेशर है वाष्प दाब और ये टेम्परेचर इस एक्सिस पर, तो देख सकते हैं कि शुद्ध विलायक यानी सॉल्वेंट का यदि T0 या TF0 यदि इसका फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक है, तो इस स्थिति के बाद यदि इसमें कोई ठोस अवाष्पशील मिला दिया जाता है, यानी विलयन की स्थिति में हम देखें तो विलयन की स्थिति में इसका वाष्प दाब कम हो जाता है। और दूसरे शब्दों में हम देखें तो शुद्ध विलायक का जो हिमांक है विलयन की अपेक्षा अधिक होता है, अथवा विलयन की स्थिति में हिमांक में कमी आती है, जिसे हम डेल्टा टीएफ से संकेत कर सकते हैं। और इस टेम्परेचर की अपेक्षा
यह विलयन की स्थिति में कम है, यानी दिमाग में अवनमन होता है। और इसी पर आधारित राउल्स ने ये नियम प्रतिपादित किए कि यदि किसी विलायक या द्रव का हिमांक में अवनमन द्रव या विलायक का हिमांक TF नॉट और विलयन का हिमांक TF है, तो उस स्थिति में हिमांक में अवनमन हिमांक में अवनमन TF नॉट माइनस TF या जिसे हम डेल्टा TF से संकेत कर सकते हैं, यानी हिमांक अवनमन के बराबर होगा। हिमांक अवनमन जो कि यहाँ ग्राफ में प्रदर्शित है। तो हिमांक में अवनमन और संबंधित राउल्स का नियम का यदि अवलोकन करें तो राउल्स के अनुसार हिमांक में अवनमन उसके मोलर सांद्रता या मोलर कंसंट्रेशन मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। दूसरे शब्दों में यदि विलायक का निश्चित मात्रा में विलेय के यदि सम अणु या दो विलेयों के सम अणु मात्राएं विलेय हैं, उस स्थिति में दोनों स्थितियों में हिमांक में अवनमन समान होता है या समान होगा। अतः हिमांक में अवनमन उसके मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है, या कह सकते हैं कि हिमांक में अवनमन डेल्टा TF यह समानुपाती होगा यम के, जहां यम मोलर सांद्रता है, मोलर सांद्रण है। क्योंकि यहाँ पर यदि समानुपाती है तो यहाँ पर कांस्टेंट एक समानुपाती स्थिरांक आएगा जिसे हम KF से संकेत करते हैं, और यह हो जाएगा KF into M, यानी डेल्टा TF इक्वल टू KF into M। ये राउल्स नियम के अनुसार है। ठीक, यदि इसे हम आगे बढ़ाएं तो यम यानी मोलर सांद्रता के सूत्र से, तो हम आगे भी इसका दूसरे रूप में हम क्वथनांक की भांति एक नया समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू यम, या हम जानते हैं कि यम बराबर इस समीकरण को यदि 1 रखा जाए तो यम बराबर यानी मोलर कंसंट्रेशन बराबर W2 अपॉन M2, इसको हम कैपिटल M से दर्शा सकते हैं, M2 बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, यानी विलायक का यदि द्रव्यमान V1 है तो बटे 1000, और इस तरह से यम यानी मोलरता बराबर W2
टू यह विलेय का द्रव्यमान और m2 बराबर विलेय का अनुभार का अनुभार है मालिक्यूलर वेट। वहीं W1 ये विलाय का द्रव्यमान है, विलाय का द्रव्यमान और विलाय का द्रव्यमान, विलेय का अनुभार और विलेय का द्रव्यमान। और इस तरह से यदि m का मान यानी मोलर कंसंट्रेशन टर्म्स को यदि समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करते हैं, डेल्टा टी एफ बराबर आपका पी एफ इंटू W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1 या कर सकते हैं बराबर KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। और इस सूत्र से हम यदि अन्य राशियों के यदि मान ज्ञात है KF W2 और 1000 W1 का मान मालूम है, TF का मान है, तो M2 यानी विलेय का अनुभार की गणना कर सकते हैं। अब इस समीकरण में KF जहां KF को हम कहते हैं मोलर अवनमन स्थिरांक या मोलर हिमांक में अवनमन स्थिरांक। मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक, इसे हम क्रायोस्कोपिक स्थिरांक भी कहते हैं या क्रायोस्कोपिक स्थिरांक नाम दिया जाता है। इसके अतिरिक्त कभी कभी यहाँ 1000 की जगह पर 100 प्रयोग करते हैं, तो वहां पर स्थिरांक KF न होकर के K हम संकेत करते हैं। और इस तरह से यदि दूसरा हम रूप ग्रहण करें तो डेल्टा टी एफ बराबर KF की जगह पर K इंटू W2 इंटू 1000 की जगह पर 100 इंटू 100 अपॉन M2 इंटू W1। यहाँ पर K बराबर मोलर अवनमन स्थिरांक, मोलर या आणविक अवनमन स्थिरांक है। अब दोनों स्थिरांकों की यदि हम परिभाषा की दृष्टि से हम देखें तो यहाँ पर KF क्या होगा, W2 का मान यदि M2 के बराबर है यानी W2 बराबर यहाँ पर W2 बराबर M2 यानी नंबर ऑफ मोल, विलेय के मोलों की संख्या 1 हो और उस स्थिति में विलाय यानी W1 बराबर 1 kg या 1000 ग्राम हो, तो इस स्थिति में डेल्टा TF बराबर KF यानी हिमांक में अवनमन यह हिमांक अवनमन स्थिरांक के बराबर होगा
दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हिमांक में मोलर अवनमन स्थिरांक मोलर अवनमन स्थिरांक क्वथनांक हिमांक में वह अवनमन है, हिमांक में वह अवनमन जो एक मोलर विलयन में दिखाई देता है या प्रदर्शित होता है। दूसरे शब्दों में 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल विलेय की उपस्थिति में जितना अवनमन होता है वही मोलर अवनमन स्थिरांक होता है। और आणविक अवनमन स्थिरांक यानी के क्या है, यह भी इसी भांति जो है के पर यानी 100 यानी 100 ग्राम विलायक में 1 मोल विलेय होने पर जो हिमांक में अवनमन होता है, जो हिमांक में अवनमन होता है उसे हम आणविक अवनमन स्थिरांक या मोलर अवनमन स्थिरांक यानी कि संकेत करते हैं कि कहते हैं, जहां के बराबर जहां यहाँ पर यदि केएफ ज्ञात करें तो केएफ का मान बराबर डेल्टा टीएफ इंटू M2 इंटू W1 अपॉन W2 इंटू 1000। और इसका मान की गणना हम इस सूत्र से करते हैं। प्रायोगिक रूप में केएफ का मान हम R इंटू W1 इंटू TF स्क्वायर बटे M2 इंटू डेल्टा फ्रीजिंग हीट ऑफ फ्रीजिंग से हम करते हैं, यहाँ पर 1000। तो इस सूत्र की सहायता से हम केएफ की गणना करते हैं। और यदि के का मान की गणना है तो के के लिए हम यहाँ पर 100 का प्रयोग करते हैं। और इस तरह से इस सूत्र के द्वारा या इन सूत्रों का प्रयोग करके हम किसी भी विलेय का यौन भार या विलायक का द्रव्यमान की गणना हम कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आंतरिक गणनात्मक लेकर उपस्थित होंगे।